क्या किसी ने इमेजिन किया था कि लगभग 12 साल पहले जिसकी वैल्यू 0 थी, आज उसकी वैल्यू लगभग 34 लाख रुपए है। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन त्यागी आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल माइलेट सोहन में। और आज मैं बात करने जा रहा हूं बिटकॉइन की। अक्टूबर 2008 में इंटरनेट पर एक पेपर पब्लिश हुआ और पेपर को पब्लिश करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम बताया सतोशी नाकामोटो। ये सतोशी नाकामोटो कौन है, आज तक उसका रहस्य बना हुआ है। और उसने ब्लॉकचेन पर बिटकॉइन की शुरुआत की 2009 में, जिसकी वैल्यू 0 हुआ करती थी। और 2010 में 10,000 बिटकॉइन के बदले 2 पिज़्ज़ा खरीदे गए। आज उसी एक बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 35 लाख रुपए है। कॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, यानी कि आभासी मुद्रा है। इसको आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, अपने पर्स में रख नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी एक्सेप्टेंस पूरे वर्ल्ड में अब हो रही है। दोस्तों, जब हम आपस में पैसे का लेन देन करते हैं तो बीच में एक थर्ड पार्टी यानी बैंक इन्वॉल्व होता है। जब हम अपना पैसा अपने खाते में जमा करते हैं या किसी को ट्रांसफर करते हैं तो वो पैसा हमारा बैंक उस व्यक्ति को ट्रांसफर करता है, यानी कि बैंक यहां पर एक मिडलमैन का काम करता है। कई बार बैंक हमें सर्विसेज के नाम पर चार्ज भी करता है और कई बार बैंक हमारे इसी पैसे से अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस करता है। और कई बार बैंक करप्ट होने की कंडीशन में हम हमारे ही पैसे को पाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। हालांकि आरबीआई इसको कंट्रोल करता है। सतोशी नाकामोटो ने पीयर टू पीयर सिस्टम के तहत इस कॉइन को लॉन्च किया। मान के चले ये 2 लोग हैं और इन्हें आपस में पैसा ट्रांसफर करना है तो डायरेक्टली एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी मिडलमैन के। बिटकॉइन को लाने की जो परिकल्पना की गई वो बिना किसी मिडलमैन के एक दूसरे को फंड ट्रांसफर करने की और बिना किसी लिमिटेशन के ट्रांसफर करने की परिकल्पना की गई। आज बिटकॉइन के माध्यम से आप करोड़ों अरबों रुपए एक दूसरे को बिना किसी मिडलमैन के ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत थोड़े से समय में, और किसी भी कंट्री में आप ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि पहले मुमकिन नहीं था। बिटकॉइन की वैल्यू दिन पर दिन क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि इसकी लिमिटेड सप्लाई है। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन किए जा सकते हैं, यानी कि इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। और इसी लिमिटेड सप्लाई होने के कारण वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन की एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है। जहां एप्पल ने भी बिटकॉइन में पेमेंट लेने के लिए हामी भरी है, जहां दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने भी अपनी कंपनी में बिटकॉइन एक्सेप्ट करने के लिए हामी भरी है, और वहीं एक बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन के अंदर किया है। इन खबरों के साथ ही बिटकॉइन को एक जबरदस्त बूम मिला है, और यही कारण है कि आज बिटकॉइन की प्राइसिंग 35 लाख के करीब है। नए बिटकॉइन जनरेट होने की प्रक्रिया को हम बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं, और बिटकॉइन की माइनिंग करने वाले माइनर्स कहलाते हैं। जिस तरीके से बैंक आपकी हर ट्रांजैक्शन का हिसाब रखता है और उसका एक लेजर मेंटेन करता है, हर एक ट्रांजैक्शन एक लेजर के अंदर मेंटेन होती है, और जितने भी बिटकॉइन को ऑन करने वाले लोग हैं वो ओपन सोर्स के जरिए, पीयर टू पीयर सिस्टम के जरिए इस लेजर से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे ही माइनर्स ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, ये एक ब्लॉक के रूप में संरक्षित हो जाती है और ये चेन बाय चेन जुड़ती चली जाती है। इसीलिए इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा गया है। मान के चलिए ये 5 लोग आपस में कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन करते हैं और ये ए व्यक्ति इस एक्स व्यक्ति को कुछ पेमेंट ट्रांसफर करता है, और उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड इन 5 के पास रहता है। यानी ओपन सोर्स सिस्टम के तहत हर ट्रांजैक्शन अकाउंट होल्डर के पास रहती है। तो ये इस तरह का सिस्टम बनाया गया जिसमें किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, पैसा इंस्टेंट जाए, कितना भी पैसा बिना किसी चार्ज, बिना किसी कमीशन के ट्रांसफर किया जा सके। बिटकॉइन का लेन देन करने के लिए बिटकॉइन एड्रेस का उपयोग किया जाता है, और इसके लिए एक इनक्रिप्टेड की होती है, और उसी के माध्यम से आप अपने बिटकॉइन का लेन देन कर सकते हैं। जैसे रुपए की सबसे छोटी संख्या को पैसे कहा जाता है, उसी तरीके से बिटकॉइन की सबसे छोटी संख्या को सतोशी कहा जाता है, और एक बिटकॉइन के अंदर 10 करोड़ सतोशी होते हैं। बिटकॉइन की एल्गोरिदम को सॉल्व करने वाले को माइनर कहा जाता है, और जो भी इस एल्गोरिदम को, इस ट्रांजैक्शन को सबसे फास्ट तरीके से सॉल्व कर लेता है
तो उसको रिवार्ड के रूप में बिटकॉइन दिए जाते हैं। और इसी तरीके से बिटकॉइन की माइनिंग होती है, यानी कि नए बिटकॉइन जनरेट होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बिटकॉइन की जो टोटल माइनिंग है वो 21 मिलियन होनी है। ये सन 2140 तक पूरी हो जाएगी, यानी माइनर के पास सिर्फ सन 2140 तक मौका है माइनिंग के जरिए बिटकॉइन कमाने का। वैसे आम भाषा में माइनिंग का मतलब खुदाई से होता है, जिस तरीके से सोने, चांदी और अन्य खनिज की माइनिंग होती है, यानी खुदाई करके होती है। लेकिन बिटकॉइन में माइनिंग का ये अलग मतलब है। बिटकॉइन माइनिंग का मतलब एक ऐसे प्रोसेस से है जिसमें कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल कर ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया जाता है, नेटवर्क को सुरक्षित रखा जाता है, साथ ही नेटवर्क को सिंक्रोनाइज भी किया जाता है। यह एक बिट कंप्यूटर सेंटर की तरह है, पर यह डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिससे कि दुनिया भर में स्थित माइनर्स कंट्रोल करते हैं। और माइनर्स वो होते हैं जो माइनिंग करते हैं, मतलब जो बिटकॉइन को बनाता है। बिटकॉइन कोई एक इंसान नहीं बना सकता और ना ही एक इंसान माइनिंग को कंट्रोल कर सकता है। माइनर्स को एक स्पेशल हार्डवेयर की जरूरत होती है, या कहें कि एक ऐसे सुपर कंप्यूटर की जरूरत होती है जिसकी प्रोसेसिंग पावर काफी तेज होती है। हर एक नई ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए उन्हें एक ब्लॉक में कंफर्म करना पड़ता है, और उस कंफर्मेशन के लिए एक बहुत बड़ी गणितीय प्रणाली लगती है, जिसके लिए सुपर फास्ट कंप्यूटरों का एक नेटवर्क होना और उनका आपस में जुड़े होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जैसे कि अब डे बाय डे इसमें माइनर्स जुड़ते जा रहे हैं, तो ब्लैंक ब्लॉक का मिलना और कठिन होता जा रहा है, यानी कि माइनिंग करना अब और मुश्किल होता जा रहा है। अब माइनिंग का काम वही कर रहे हैं जिनके पास ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो इस गणितीय प्रणाली को सुपर फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यही तो कैलकुलेशन करने की पूरी कैपेसिटी ना होने के कारण वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही वेस्ट करेंगे और अपना समय बर्बाद करेंगे। बिटकॉइन अकाउंट होल्डर के पास अपना एक बिटकॉइन एड्रेस होता है, जैसा कि बैंक में एक अकाउंट होता है, और एक इनक्रिप्टेड की होती है। अगर आप ये की भूले तो आप समझिए कि आपके बिटकॉइन खत्म। इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जहां पर लोग सुपर रिच हो गए, लेकिन अपनी इनक्रिप्टेड की यानी अपना वो कोड भूले जाने की वजह से वो अपने बिटकॉइन को कैश नहीं कर पाए। एक मामले में जर्मनी ने एक बहुत बड़े ठग को पकड़ा। उसके पास लगभग 438 करोड़ मूल्य के बिटकॉइन थे, लेकिन पुलिस ने हर तरह की कोशिश करने के बावजूद भी उस ठग से वो उस इनक्रिप्टेड की को नहीं ले पाए और वो लगभग 438 करोड़ रुपए के बिटकॉइन हासिल नहीं कर पाए। सुनने में ये करेंसी काफी अच्छी और अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन इसके अपने नुकसान भी हैं। इस करेंसी में शुरू से ही काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिली है, जैसा कि पहले भी एक बार ये लगभग 15 लाख को टच कर गई थी और फिर बुरी खबरों की वजह से या इंडिया में इसको बैन कर दिया गया था, इस वजह से वापस 2 से 2.5 लाख रुपए के करीब ट्रेड करने लग गया था। आजकल भी इसमें हाई फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है और इसीलिए वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स इसको रेकमेंड नहीं करते। भारत के राकेश झुनझुनवाला जी का तो ये कहना है कि वो $5 में भी बिटकॉइन खरीदना पसंद नहीं करेंगे, और वो ये भी कहते हैं कि वो भविष्य में भी किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आज बिटकॉइन के जैसे ही लगभग 2000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसियां मार्केट में आ चुकी हैं और काफ़ी सारे एक्सचेंज पर ये ट्रेड कर रही हैं। हालांकि इनके प्राइस भी बिटकॉइन की तरह काफ़ी बढ़ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके भी इसमें काफ़ी रिस्क है। अब मैं कुछ सवाल जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट हैं उनसे करने जा रहा हूं, और मेरे इन सवालों से या मेरे इन तथ्यों से उन लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी जो बिटकॉइन करेंसी या किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर हम इस धारणा पर काम करें कि हमें मिडिलमैन को खत्म करना है, यानी कि बैंक को खत्म करना है, और हम सिर्फ 1 to 1 यानी पीयर टू पीयर अपने पैसे को ट्रांसफर करें, हम क्यों अपना पैसा दूसरे के हाथ में दें, या हम क्यों अपने पैसे का अधिकार दूसरे के हाथ में दें। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी वैल्यू की गारंटी किसके पास रहेगी। अगर आप अपनी कीज खो जाते हैं या आपकी की कोई हासिल कर लेता है और आपके साथ फ्रॉड कर लेता है, आपकी पूंजी कोई हजम कर जाता है, तो आप कहां पर जाकर इसकी शिकायत करेंगे। पहली बात।
दूसरी बात ये, जैसा कि बिटकॉइन की एक खासियत है कि अगर आपको 10-20 करोड़ या 2-4 अरब रुपए कहीं भी किसी भी टाइम भेजने हैं तो आप बिना अपनी पहचान बताए, आपकी ट्रांजैक्शन को तो ट्रैक किया जा सकता है लेकिन यहां पर यूजर को ट्रैक नहीं किया जा सकता कि भेजने वाला कौन है और प्राप्त करने वाला कौन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आतंकवाद वाली गतिविधियों में ज्यादातर हवाला के जरिए या गलत तरीके से पैसे को रूट करके वहां तक पहुंचाया जाता है और अब उनके लिए ये बहुत ही सुविधाजनक तरीका हो जाएगा इस तरह की टेरर फंडिंग करने के लिए, जहां पर भेजने वाले और लेने वाले की पहचान नहीं हो पाएगी। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरी चीज, क्योंकि ये करेंसी किसी के भी रेगुलेशन के अंदर नहीं आती, कोई भी सरकार इसको रेगुलेट नहीं करती है, तो फिर गवर्नमेंट आपके पैसे की जिम्मेवारी भी नहीं ले सकती। जैसे कि लक्ष्मी विलास बैंक और यस बैंक के बैंकक्रप्ट होने की कंडीशन में वहां के खाता धारकों का हित भारत सरकार या रिजर्व बैंक ने संजो के रखा था। एक और बात, जैसे कि बिटकॉइन है उसी तरीके से 2000 से ज्यादा कॉइन आज मार्केट के अंदर हैं और अलग अलग एक्सचेंज पर ट्रेड भी कर रहे हैं और इन कॉइन को बनाने वाला सतोशी नाकामोटो की तरह कोई अनजान व्यक्ति नहीं है। इनके ऑनर हैं, यानी कि अब हर कोई अपनी क्रिप्टो करेंसी बना रहा है और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। सपोज करिए कोई भी अगर अपनी करेंसी लाए और वो एक्सचेंज पर लिस्ट कर दे और उस करेंसी को लोगों में सर्कुलेट कर दे और उस करेंसी के एवज में जो पैसा आए वो उस पर्सन के पास आ जाए। मान के चलिए कि सतोशी नाकामोटो जिसको दुनिया नहीं जानती है वो मैं हूं और मैंने अपने पास 10-20 लाख बिटकॉइन रखे हुए हैं और एक बिटकॉइन की वैल्यू 35 लाख रुपए लगभग है, तो सोचिए आज मेरे पास कितना बड़ा अमाउंट होगा। इसी तरीके से हर व्यक्ति अपने कॉइन लॉन्च कर रहा है, कॉइन यानी कि कोड्स, और वो कोड्स लोगों को बांट रहा है और उसके बदले वो लोगों से पैसा अपने पास इकट्ठा कर रहा है और इस तरीके से लोग दूसरे लोगों को अपने कोड्स चिपका रहे हैं और उनके पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं। जैसा कि सुभाष जेवरिया जी ने भारत के अंदर एटीसी कॉइन लॉन्च किया और लोगों की जेब में वो कॉइन डाल दिया और उसके बदले उनकी जेब में जो पैसे थे वो अपने पास रख लिए और आज उस कॉइन का क्या हाल है ये सभी लोग जानते हैं। इसका एक और उदाहरण है अमित भारद्वाज, जिसने गेन बिटकॉइन के नाम पर लोगों के साथ में धोखाधड़ी की और उनसे पैसा लिया और आज वो बेल पर बाहर है। इसी तरीके से आए दिन रोज नए कॉइन लॉन्च हो रहे हैं, रोज नए कोड जनरेट किए जा रहे हैं और लोगों की पॉकेट से पैसा निकाला जा रहा है और उनको वो कोड चेपे जा रहे हैं। यानी कि लोग कोड्स जनरेट कर रहे हैं और उसके बदले लोगों की जेब का पैसा अपने पास रख रहे हैं। इसमें मेरा एक प्रश्न ये भी है कि जिस तरीके से माइनर्स को ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करने पर रिवार्ड्स के रूप में कॉइन मिलते हैं और जो कि 21 मिलियन तक ही मिलेंगे, जब 21 मिलियन बिटकॉइन जनरेट हो चुके होंगे उसके बाद ट्रांजैक्शंस को कौन वेरीफाई करेगा? क्योंकि माइनर्स को अगर ट्रांजैक्शन सॉल्व करने पर अगर बिटकॉइन नहीं मिलेंगे तो वो इतने सुपर फास्ट कंप्यूटर का नेटवर्क लेकर के, इतना बड़ा सेटअप लेकर के क्या करेंगे अगर उनको रिवार्ड में बिटकॉइन ही नहीं मिलेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? और एक और प्रश्न, अगर आप ए और बी के बीच से बैंक को हटा देंगे तो बैंक आप ही के डिपॉजिट पर इतना बड़ा बिजनेस चलाता है, आपको इंटरेस्ट देता है, लोगों को लोन बांटता है, उस बैंक का क्या होगा? क्या वो बैंक रहेंगे? और अगर बैंक नहीं रहेंगे तो आपको लोन कौन देगा? अगर मिडिलमैन नहीं होगा तो जिम्मेवारी किसकी होगी? एक बात और, जब हम किसी मनी एक्सचेंजर से दूसरे देश की करेंसी खरीदते हैं तो वहां पर एक फीस दी जाती है और ये जितने भी मनी एक्सचेंजर होते हैं जैसे भारत में ही हैं तो वो आरबीआई के अंडर होकर के काम करते हैं, वो सालाना अपनी रिटर्न भी भरते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं। अब जैसे कि सरकार इन क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाने भी वाली है, सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही है सारी क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा सकता है। सरकार क्रिप्टो के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनको इससे बाहर निकलने का मौका भी देगी। क्रिप्टो करेंसी की एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड है और आज के समय में इसकी एक्सेप्टेंस काफी बढ़ चुकी है। जो भारतीय इन्वेस्टर हैं आसानी से अपने बिटकॉइन या अपनी क्रिप्टो करेंसी किसी को बेचकर इससे बाहर निकल सकते हैं। सरकार इस पर कुछ पेनल्टी या टैक्स भी लगा सकती है। हालांकि यहां पर सरकार की अनुमति के बिना या सरकार ने जब तक क्रिप्टो करेंसी को
लीगल टेंडर घोषित नहीं किया, उसके बावजूद ही लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में अपने विवेक पर इन्वेस्टमेंट किया है और अभी भी लोग कर रहे हैं। तब भी हर सरकार ये चाहेगी कि उनके देशवासियों का जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे। यहां पर भारत सरकार अपनी भी एक क्रिप्टो करेंसी ला सकती है, जैसा कि सुनने में आ रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करेगी। जैसा कि चाइना भी अपनी करेंसी लाने जा रहा है, तो यहां पर हर कंट्री अपना विदेशी मुद्रा भंडार भरने की तरफ भी एक सोच लेकर के बैठा हुआ है। अगर भारत अपनी इसी तरह की क्रिप्टो करेंसी लाता है, ये भारत और भारतवासियों के लिए बहुत ही फायदे का सौदा होने वाला है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट को लेकर के उन लोगों के लिए जो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मेरा कहना यह है कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते ही हैं, आप उतने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करें, इसके चले जाने से आप पे कोई फर्क ना पड़े। ऐसा ना हो कि आप अपनी पूरी जमा पूंजी इस तरह की करेंसी में इन्वेस्ट कर दें या कहीं से लोन उठा करके हाई रिटर्न के चक्कर में आप उसमें पैसा डाल दें, क्योंकि पहले भी बिटकॉइन 12-15 लाख से 2-2.5 लाख आ चुका है और हो सकता है कि आगे अगर इस पर रेगुलेशन लगा दिए गए या इसको बैन कर दिया गया तो जो आज 35 लाख है वो हो सकता है 3 लाख भी ना रहे। जैसा कि शेयर में ट्रेडिंग होती है, वहां पर आपको एक बैक फोर्स देखने को मिलती है। अगर रिलायंस, टाटा, मारुति किसी भी कंपनी का कोई शेयर है तो वहां फिजिकल में एक कंपनी है, वहां पर कर्मचारी हैं, वहां पर काम हो रहा है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां पर सेल परचेज हो रही है, वहां पर एनुअल रिटर्न दाखिल हो रही है, वहां पर कंपनी का लॉस प्रॉफिट सारी चीजें आती हैं, कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ सामने होता है। लेकिन यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर वर्चुअल है, आभासी चीज है और सिर्फ अगर आपके पास होने को कुछ है तो सिर्फ कुछ कोड्स हैं और वो कोड्स भी ऐसे हैं जिनकी कभी भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। मान के चलिए आज आपके पास 2 बिटकॉइन यानी 70 लाख रुपए हैं। आपने वो पैसा कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए या किसी जरूरी काम के लिए रखा हुआ है और 10 दिन बाद वो 70 लाख रुपया 70,000 रह जाता है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप चाहें तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। माइलेट सोहन में आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।